मनोज मनु, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज में आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो है तो पतला दुबला, एक हरे बदन का, लेकिन जब बात होती है तो दूर तलक जाती है, चाहे वो बात सड़क पर हो या बात संसद में हो। और वो नाम है इमरान मसूद, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, सहारनपुर से सांसद हैं। मसूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। शुक्रिया। ये राजनीति में कैसे आ गए? कुछ और भी सूझा या लगा कि नहीं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं? राजनीति के अंदर मेरी तीसरी पीढ़ी है। हम्म, मेरे दादा एमएलए रहे, हम्म, चाचा एमपी रहे, पापा चेयरमैन रहे। हम्म, तो जब मेरी आंख खुली तो राजनीति के अंदर ही खुली। हम्म, 16 साल की उम्र में मैंने जब इंटर में था हम्म, तभी से पॉलिटिक्स में मेरी रुचि रही और मैं आता गया। हम्म। तो लगा आपको कि अब इसी में जीना है और इसी में मरना है? वो कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो था अच्छा, ही ऑप्शन के तौर पर देखा था? नहीं, कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो काम कर रहे थे शुरू से ही। हाँ। शुरू से लोगों के साथ मिलना जुलना, काम करना, तो उसी के अंदर ज़िंदगी। हमें तो ये पता ही नहीं चला कि हम कभी जवान भी थे। अच्छा, हाँ, मतलब बचपन भी नहीं पता चला, जवानी भी नहीं पता चली, सब इसी में? सब इसी में चला गया, कुछ नहीं पता चला। पुराने जमाने की जो राजनीति, आपके जो काजी रशीद मसूद थे, आपके पिता थे, आपने पुराने समय की राजनीति देखी होगी। पुराने समय की राजनीति में और आज जो राजनीति हो रही है, इसमें कुछ अंतर समझ में आता है? बहुत अंतर, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जैसे? पहले पॉलिटिक्स होती थी तो पॉलिटिक्स होती थी पॉलिटिक्स की तरह से, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती थी। अब तो व्यक्तिगत दुश्मनी होने लगी। जैसे? क्या ये देखिए, ये ईडी सीबीआई क्या है, यही तो चल रहा है देश में। अच्छा। अब तो व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली जाती हैं। तो ये कभी नहीं होता था। ये जो ट्रेंड चला है ये बहुत ख़राब है। पहले नहीं होता था? नहीं, कांग्रेस के बारे में भी आरोप लगता था कि वो कहाँ, सीबीआई, नहीं। वो तोता, पिंजरे का तोता। मुझे याद है कि चाचा को थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का इशू था, उनकी किडनी की प्रॉब्लम थी। तो इंदिरा जी ने कोई प्रोग्राम रखा था, तो इंदिरा जी आई टेबल के ऊपर और डाइनिंग टेबल पर इंदिरा जी ने कहा, अरे ये रशीद को नहीं देना, ये इनको अभी शुगर का और इसका प्रॉब्लम है, इनके लिए बिना नमक का और अलग खाना उन्होंने बनवाया हुआ था। अच्छा। तो ये कल्चर होता था, इतनी बारीक चीज़ों को याद रखा जाता था कि अगर कोई विपक्ष का आ रहा है, क्योंकि लीडर ऑफ वो थे, वो डिप्टी लीडर थे पार्लियामेंट में अपनी पार्टी के। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को 90 के अंदर गिरफ्तार किया गया, उन्हें सरसावा लाया गया। चाचा हेल्थ मिनिस्टर थे, तो मैं चाचा के साथ गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास मिलने के लिए। और तो अटल जी को खाने के लिए 3 दिन वो रहे वहाँ, और तीनों दिन में उनका खाना लेकर जाता था। अच्छा, ये कल्चर था, ये कल्चर था। तो आजकल तो कोई लेके जाएगा तो सबसे पहले वो शक करेंगे कहीं थूक तो नहीं दिया। ये कल्चर था। और जब ये मैं बात बता रहा हूँ, जब आंदोलन चल रहा था, राम जन्मभूमि आंदोलन, ये उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। तो ये कल्चर था। अब कहाँ बचा है? ये तो है ही नहीं, ये सब चीज़ें। अभी उत्तर प्रदेश में कुछ मदरसों को निलंबित किया गया है, मदरसों पर कार्रवाई हो रही है। वो तो एक एजेंडा चल रहा है देश में। अच्छा। मदरसों को, मस्जिदों को टारगेट करके एक एजेंडा चलाया जा रहा है। उस एजेंडे में आपके राजनीतिक हित तो सध सकते हैं, लेकिन देश के एक बहुत बड़े तबके के अंदर जो है विश्वास की धारणा पैदा हो रही है, वो बहुत ख़राब है। नहीं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि साहब मदरसों में कुछ अनवांटेड एक्टिविटी भी होती है। तो उसको पकड़िए ना। उसको पकड़िए, जो अनवांटेड एक्टिविटी है उसको पकड़िए। सारा तंत्र आपके पास है, सब तंत्र तो आपके पास ही है, फिर उसे क्यों नहीं पकड़ रहे हैं आप? पकड़िए उसे। लेकिन आपको एजेंडा चलाना है, आपको पकड़ना थोड़ी ना, आपको तो मदरसे हो गए, शिक्षण संस्थान हो गया, अल फलाह हो गया, वैष्णो देवी, तमाम सारे इस तरह के विषय निकल कर आ रहे हैं। अब ये क्या भाग्य है बताइए। वैष्णो देवी ट्रस्ट का कॉलेज ही बंद कर दिया। माँ वैष्णो देवी के दरबार से 50 बच्चों में से 42 मुसलमान आ गए, तो आपने कॉलेज ही बंद कर दिया। अगर बच्चे वहाँ से माँ वैष्णो देवी के दरबार से पढ़ के जाते, एक मैसेज और होता, और उसके ऊपर खुशी मना रहे हैं। आप कॉलेज बंद होने पर खुशी मना रहे हो, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जिस देश के अंदर डॉक्टरों की भयंकर कमी हो, वहाँ कॉलेज बंद होने पर खुशी हो, तो आप ये समझ लीजिए देश किधर की तरफ जा रहा है। मसूद साहब, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में चूंकि अब चुनाव आ गए, 2027 में चुनाव है,
योगी आदित्यनाथ की सरकार को आप कैसे देखते हैं, उसके लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं, उसकी कार्यप्रणाली को कैसे देखते बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है हैं? अच्छा। अभी। हाँ, कल ही देखिए, लड़की को उठा के ले गए दलित की, उसकी माँ को गोली मार दी, मेरठ में हंगामा हो रहा है। अभी रोज अखबार उठाइए, अखबार के अंदर कहीं ना कोई बड़ी घटना आपको मिलेगी। पर वो तो चुनावी लॉ एंड ऑर्डर पर लड़ रहे हैं। क्या तो रहा वो कह रहे बुलंदशहर हैं के कि सारे अपराधी या तो जेल चले जाएं या सीमा छोड़ दें। हाँ, बता तो रहा हूँ मैं, यही बुलंदशहर के अंदर एक आदमी को मारा गया। एक जगह थोड़ी ना है, रोज कोई उठाइए, कहीं भी आप देखिए घटनाएं, अपराध का ग्राफ देखिए ना कि अपराध का ग्राफ कहाँ है। दलितों के ऊपर एट्रोसिटी के अंदर उत्तर प्रदेश 26% हिस्सेदारी कर रहा है, तो अपराध का ग्राफ देखिए ना कहाँ जा रहा है। अच्छा, आप तो सभी राजनीतिक पार्टियों में रहे, आप बसपा में भी रहे, सपा में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, फिर दूसरी बार कांग्रेस में भी आ गए आप। आपको इन सभी सरकारों की कार्यप्रणालियों में बेहतर किसकी लगती है? देखिए, कांग्रेस से बेहतर कोई भी नहीं है। तो कांग्रेस की तो सालों से सरकार ही नहीं उत्तर प्रदेश में। कह तो रहा हूँ, कांग्रेस से बेहतर कोई भी नहीं है। तो आप कुछ कर रहे हो सरकार लाने के लिए? अब लगे हुए हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी को खड़ा कर रहे हैं कि किसी तरह से हम लोग उस स्वर्णिम दौर को वापस ला सकें कांग्रेस के, जिसके अंदर दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, अगड़ों को, सबको सम्मान मिलता था। शायद इसलिए आपको लगा कि इंदिरा गांधी की छवि का कोई अगर लीडर पार्टी में आ जाए, जैसे कि प्रियंका गांधी अगर पार्टी की बागडोर संभाल लें, तो शायद ज्यादा असर होगा। आपने इसलिए प्रियंका का नाम लिया? प्रियंका जी तो हमारी नेता हैं। प्रियंका जी तो कांग्रेस का चेहरा है। प्रियंका जी कोई आ जाए कहीं से बाहर से थोड़ी है, प्रियंका जी तो कांग्रेस का चेहरा है। तो बड़ी फिर आपने क्यों कहा कि प्रियंका गांधी को आगे आना चाहिए, प्रियंका गांधी को आगे लाया जाना चाहिए? नहीं, वो तो एक सवाल मेरे से पूछ रहे थे, मैंने बता दिया उन्हें कि आप प्रियंका जी से सवाल कर रहे हो, प्रियंका जी प्रधानमंत्री होंगी तब आपको पता चलेगा। प्रियंका जी प्रधानमंत्री थोड़ा ही है, बनाओ उन्हें प्रधानमंत्री। तो अच्छा, ऐसा कभी हुआ? आप प्रियंका गांधी के करिश्मे को कैसे देखते हैं? प्रियंका गांधी जी जो है वो पूरी की पूरी अपनी दादी की ट्रू कॉपी है। अच्छा। उसी तरह से उनके फैसले हैं, उसी तरह से उनकी सोच है, उनके अंदर पूरी अपनी दादी की झलक नजर आती है। आपने कभी ऐसा देखा है कि उत्तर प्रदेश के 2 प्रभारी महासचिव, और उन 2 प्रभारी महासचिव में एक आधा हिस्सा प्रियंका गांधी के पास और दूसरा हिस्सा ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास, आपको भी पता होगा। तो ये क्या है, मतलब प्रियंका को आगे करने की कोशिश है या पीछे करने की कोशिश? ये तो देखिए पार्टी का काम है, इसमें मेरा कोई वो नहीं है, वो तो पार्टी जिस तरह चाहे। लेकिन प्रियंका जी हमारा जो पार्टी का जो बहुत सब चेहरा है, और उनका जो कनेक्ट करने का तरीका, जो संवाद का तरीका जनता के साथ है, वो बिल्कुल इंदिरा जी वाला है। राहुल जी सफल क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए, राहुल जी जैसा आदमी जो बड़ी सोच वाला है, जिसके दिल के अंदर गरीब का दर्द है, जिसके दिल के अंदर देश का दर्द है, ये दुर्भाग्य है। और मैं समझता हूँ कि वो दिन हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दिन होगा अगर राहुल जी प्रधानमंत्री हों, तो देश के गरीबों के लिए ईद और दिवाली होगी। नहीं तो होंगे कब? अब ये तो समय बताएगा। देखिए, ये तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर अच्छा, सकते। क्या करना चाहिए? जो कुछ करना चाहिए वो सब करना। बहुत सारे कार्यकर्ताओं का दर्द है ये। नहीं, जो मतलब कुछ करना पार्टी को चाहिए हम मजबूत सब करने करना, के लिए, आगे लाने के लिए, सरकार में लाने के लिए क्या करना चाहिए? जो कुछ करना चाहिए हम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त लेकिन क्या है फिर कि भी फेल हो जा रहे हैं। बिहार में सारी संस्थाओं को कैप्चर कर लिया गया और लोकतंत्र को खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। उस दिशा में हम जो जिस सपने को लेकर के मुल्क आज़ाद कराया था, वो सपना चकनाचूर होता हुआ जा रहा है। जो सत्ता का जिस तरीके से उपयोग होना चाहिए, अब मनरेगा खत्म कर दी। मनरेगा गरीबों की उम्मीद थी, मजदूरों की उम्मीद थी। ये उपहास उड़ाते हैं कि गड्ढा खोदने वाली योजना थी। जब कोरोना लगा तो कोरोना काल के अंदर मनरेगा ही थी जिसने लोगों को बचा लिया। और ये मैंने नहीं कहा, ये भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि मनरेगा के कारण हम आज मनरेगा खत्म कर दी। कह रहे हैं कि 40% हिस्सेदारी प्रदेश देगा, 10% हिस्सेदारी पर तो देनदारियां खड़ी हैं। तो अभी 40% देखिए नहीं तो ये तो बहुत बड़ी आबादी है ना, तो इसका मतलब तो अगली बार बीजेपी चुनाव हार जाएगी अगर मनरेगा को खत्म कर दिया। इतनी बड़ी आबादी मनरेगा से अगर रोजगार पा रही थी तो। देखिए, लोगों की समझ में आ रहा है, लेकिन चुनाव आयोग जिंदाबाद हो रहा है। चुनाव आयोग, आपको लगता है कि चुनाव आयोग पूरा प्लानिंग के साथ बीजेपी को लगता है? लगता क्या होता है जब हम सबूत के साथ बात कर रहे हैं। क्या सबूत? अगर ब्राजील की मॉडल का फोटो हरियाणा की वोटर लिस्ट में छपेगा तो फिर भी आपको सबूत चाहिए। एक घर के अंदर 300-400 वोट बनेंगे, फिर भी आपको चुनाव आयोग तो कहता है कि लाओ एफिडेविट लाओ।
एफिडेविट सारे दे दिए, सारे दस्तावेज दे दिए, आप क्या बात कर रहे हैं? तो फिर दस्तावेज दिए, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल क्यों नहीं उठाया? सुप्रीम कोर्ट ने सारे दस्तावेज दे दिए, सुप्रीम कोर्ट अभी रिट पेंडिंग है। अभी हाल ही में एक बयान आया था नवनीत राणा का, उन्होंने कहा कि साहब अब हिंदुओं को भी 4 बच्चे 6 बच्चे पैदा करना चाहिए। अपने 2 बच्चे पैदा करेंगे बयान, हाँ? अपने 2 बच्चे पैदा करेंगे। अच्छा, यही तो है ना, जो आप असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि साहब मेरे 6 हैं, तुम 8 कर लो। हाँ, तो अपने तो 2 ही है ना उनके। हाँ, पहले बढ़ा लें, उसके बाद दूसरों को बताएं। अच्छा, पहले वो खुद बच्चे बढ़ा लें। मोहन भागवत भी कह रहे थे ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। उनके कितने हैं? ये आप लव जिहाद को लेकर एक बड़ा विषय चल रहा है। जिहाद क्या है? लव जिहाद बहुत हो रहा है। जिहाद क्या है? उत्तर प्रदेश में अभी छांगूर और पता नहीं क्या क्या। तो ये जिहाद क्या है? हाँ, जिहाद अगर इन्हें पता ही नहीं है तो ये जिहाद बोलते हैं। जिहाद मुल्क के लिए होता है। अच्छा, जिहाद मुल्क के लिए होता है, देश के लिए होता है। तो अभी जो लाल किले पे हुआ, लाल किले में कुछ डॉक्टर्स के नाम आए, वो क्या था? आतंकवादी थे। वो आतंकवादी थे। आतंकवादी थे। आतंकवादियों का इलाज गोली है, आतंकवादी का कोई इलाज नहीं है इसके अलावा। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि साहब अन्याय किया जा रहा है, मस्जिदों पर किया जा रहा है, मस्जिदों पर जो थोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को पकड़ा जा रहा है, जानबूझ के लोगों को परेशान किया जा रहा है। उमर खालिद और शर्जील का, उमर खालिद का कोई भाषण बताइए जो देशद्रोह की श्रेणी में आता हो। नहीं, तो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात उन्होंने कहा। शर्जील ने नॉर्थ ईस्ट की बात कही, चिकन नेक की बात कही। नहीं, उमर खालिद ने कहा। उमर खालिद तो उस टाइम यहाँ था भी नहीं। उमर खालिद तो था भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम है, ना देना अपवाद है। एक दिन उसकी बहस, उसको 5 साल के लिए जेल में डाल कर के खारिज होती है, और नेक्स्ट डे फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेल होती है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट फिर ये दोहराता है कि आप किसी अपराध की गंभीरता को बता करके उसके जमानत के अधिकार को फ्रीज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हियरिंग, नेक्स्ट डेट में ये बात होती है। तो सुप्रीम कोर्ट अपना भी जो कह रहे हैं उसको अपना भी तो देखे ना। हम तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मतलब सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं। अन्याय हो रहा है, लेकिन आप उसको खुद अध्ययन करें, आप खुद देखें। ये जो असुद्दीन ओवैसी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद हुआ, बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बन गया, बहुत सारे लोगों ने कहा चलो यार एक विवाद खत्म हुआ, शांति होगी। अचानक से जो है पश्चिम बंगाल में एक और बाबरी मस्जिद बन रही है। वो कौन बना? हुमायूं बना रहे हैं। कौन बना रहा है? कौन है हुमायूं? कौन है? तो पाकिस्तान से तो आया नहीं, बांग्लादेश से तो आया। बता रहा हूं ना कौन है। कौन है बताइए। 2019 में मुर्शिदाबाद से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री हुमायूं कबीर थे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम करके चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है। आज उन्हें बाबरी मस्जिद का दर्द हो रहा है। जब तुम उनको गिराने वालों का झंडा थाम के चल रहे थे, हाँ, तो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा था, तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही थी। तुम तो झंडा होकर उठा करके नारा लगा रहे थे। हैं? आज तुम बाबरी मस्जिद, जो मुद्दा खत्म हो गया, मस्जिद जिसे बनानी थी बना ले मस्जिद। मस्जिद को कोई मना कर रहा है? मस्जिद को कोई मना कर रहा है? नहीं, बाबर एक बादशाह था, कोई बुजुर्ग तो था नहीं जी। बाबर एक बादशाह ही तो था। नहीं, लेकिन तो नहीं था। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि मस्जिद बनाना है तो कलाम के नाम पे बना लो, इतने सारे धर्मगुरु हैं उनके नाम पे बना लो, लेकिन आक्रांता के नाम पर क्यों बनाया? क्यों बना रहे हो उसके नाम पर भाई? क्यों बना रहे हो उसके नाम? अच्छा, आप भी उसके खिलाफ हैं? बिल्कुल 100% खिलाफ हूं। अच्छा, 100% खिलाफ हूं। और जो इबादत गाह किसी एक खास मकसद के लिए, सियासी मकसद के लिए बनाई जा रही हो, उसका कोई महत्व नहीं मेरी नजरों में। तो ये कौन बनवा रहा है? ये कौन बनवा रहा है? ये बीजेपी बनवा रही है। तो ये उसकी फंडिंग देखो कहां से आ रही है। करोड़ों रुपए जो चंदा है, उसकी फंडिंग देखो। वो जो करोड़ों रुपए चंदा है, ईडी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ईडी उसके पास। क्यों? क्योंकि बीजेपी बनवा रही है, नहीं जाएगी ईडी उसके पास। तो वो पैसा बीजेपी ने दिया है? अब ये तो जांच कराइए ना, भेजिए उसके पास ईडी। तो उस पे कहां से इतना पैसा एकदम इकट्ठा हो गया? नहीं, अगर ऐसा है तो ममता बनर्जी काहे नहीं करा देनी? किसके से? ममता बनर्जी ईडी जाए ना, ममता बनर्जी ने, ममता जी को भी कह रहा हूं, आप क्यों पनपने दे रही हो? ममता की लोकल सरकार है, उनको जांच करानी चाहिए। हाँ बिल्कुल करानी चाहिए। मैं ममता जी को भी कह रहा हूं, क्यों मुद्दा बना रही हो? अभी ये मस्जिद बनाएंगे, उसके बाद झुंड जाएगा, जाकर के उसे गिराएगा, लोगों का झुंड जाएगा गिराएगा, और इधर कोई बनाएगा, झगड़ा होगा, 10 20 50 लोग मरेंगे, पूरे देश में आग लगेगी। ये क्या तमाशा बना रहे हो भाई? मतलब मंदिर मस्जिद खत्म नहीं होगा? इसे मंदिर मस्जिद के ऊपर ही देश चला रहे हैं लोग। अच्छा, अब इसे आप रोकते क्यों नहीं? ममता बनर्जी को रोकना चाहिए, और सख्ती के साथ रोकना चाहिए। नहीं तो वो तो मंदिर बनवाने में लग गई। तो मंदिर भी बनवा भाई, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, कोई फर्क नहीं। ये मस्जिद बनवा रहे हैं, वो मंदिर बनवा रहे हैं। नहीं, मंदिर बनाओ या मस्जिद बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन नफरत के नाम पे मत बनाओ। आप ये नफरत फैलाने के लिए बना रहे हो।
आप इसकी 6 दिसंबर डेट तय करते हो, बाबरी मस्जिद नाम रखते हो, आप तो वहां बना रहे हो। पूरे देश के अंदर जहां थोड़े थोड़े छितरे हुए मुसलमान है वो उस नफरत का शिकार होंगे। आपका राजनीतिक एजेंडा तो चल सकता है, लेकिन उस नफरत का शिकार मासूम और गरीब लोग होंगे। आपके इलाके के सहारनपुर के कई विधायक जो है कहते हैं कि उनको अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, कुछ भी बोल देते हैं। उनसे पूछकर बोलूंगा मैं उनके पूछकर बोलूंगा। मैं कांग्रेस में हूं, मुझे राहुल गांधी रोक सकता है, मुझे मेरी मल्लिकार्जुन खड़गे रोक सकते हैं, मेरी पार्टी के नेता रोक सकते हैं, किसी के और रोके से नहीं रुक रहा हूं मैं। नहीं तो वहां के जो सपा विधायक हैं जिनमें उमर अली का नाम आता है, बाशु मलिक का नाम आता है, बोले कि कमाल है, बोले हमारी सीट पे ऐसे कैसे बोल देंगे कि हम क्या मैंने का मना करा है। हाँ? मैंने मना करा है किसी को लड़ने से। जिसको लड़ना है वो लड़े। मैं कांग्रेस का बात कर रहा हूं और कांग्रेस के चुनाव लड़ाऊंगा, कांग्रेस के उम्मीदवार पे लड़ाऊंगा। मैंने किसी को कहा है कि ना लड़ो। उन सीटों पे बाकी कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ाएंगे। मैंने कहा है कि ना लड़ो, आप लड़ो ना। तो आप भी लड़ेंगे और वो भी लड़ेंगे, गठबंधन है भी दोनों पार्टियों में, टूट रहा है क्या? मुझे नहीं पता गठबंधन होगा नहीं होगा। मैं तो पार्टी की तैयारी कर रहा हूं अपने चुनाव लड़ाने की। जब गठबंधन होगा जब देखूंगा, अभी तो कुछ भी नहीं है। मैं तो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, चुनाव लड़ा रहा हूँ। अभी पंचायत के चुनाव है, पंचायत के चुनाव लड़ा रहा हूँ। मतलब आपने तय कर दिया कि भाई हम तो लड़ाएंगे अभी? हाँ, लड़ेंगे हमारे कैंडिडेट। तो ये दो बड़े गठबंधन में तलखियां मुझे नहीं पता, मैं गठबंधन का पार्ट नहीं हूं साहब, मैं कांग्रेस का आदमी हूं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। नहीं तो कांग्रेस आपसे ऐसे नहीं बोलती कि यार इस तरह के बयान मत दो, दिक्कत हो जाएगी? मैं पार्टी को मजबूत कर रहा हूं कि कमजोर कर रहा हूं? मैं तो अपनी पार्टी को बढ़ा रहा हूं। बैसाखियां क्यों पकड़ के चलूं मैं? और सब कमाल है, मतलब दोनों का गठबंधन है और सपा के नेता कहते हैं कि साहब ये तो बीजेपी के एजेंट है इमरान मसूद। हर मजबूत मुसलमान जो बोलने वाला है वो बीजेपी का एजेंट ही दिखाई देने लगता है। संभल की मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है तो जबान पे ताले लगे रहेंगे। हाँ? एक लफ्ज नहीं बोलेंगे आप। कोई आदमी बोला उमर खालिद के लिए, क्यों नहीं बोल रहे आप उमर खालिद के लिए? भाई बोलिए ना उमर खालिद के लिए, बोलिए संभल के मस्जिदों के लिए, बोलिए उन जुल्म और सितमों के लिए। वाह, हम क्यों सिर्फ वोट बैंक हैं? और जो बोलने वाला है उसे आप बीजेपी का एजेंट बता दोगे? आप तो बोलते नहीं। पता नहीं, कहते रहते हैं लोग कि बोले इन पे ज्यादा भरोसा नहीं करना, ये कभी भी उधर चले जाएंगे। कहाँ? दूसरी पार्टी में। मैं तो कब्र में जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, कांग्रेस में रहेंगे। लेकिन प्रियंका जी का नाम लेने के बाद, प्रियंका जी की बागडोर के बाद ऐसा ही तो नहीं कि कांग्रेस के अंदर के नेताओं में कुछ किरकिरी हो गए वहां? मुझे नहीं, बहुत सारे ऐसे ने, प्रमोद कृष्णम ने ऐसे ही एक पॉडकास्ट में हमसे प्रमोद कृष्णम कह रहे थे, बोले ऐसे ही अधिवेशन में, उदयपुर अधिवेशन में मैंने प्रियंका गांधी का नाम ले दिया था, उसी दिन से तय हो चुका था कि मेरे को निपटा के रहेंगे और मुझे निपटा दिया, कहीं इमरान के साथ भी ऐसा ना हो जाए। पता नहीं मुझे, मैं तो गलती कर दिया। देखिए मैं साफ दिल का आदमी हूँ, सच्चे मन का आदमी हूँ। जो मेरे दिल में है वही मैं बोलता हूँ, जबान पे रहता है मेरी। मेरे मन में कुछ हो और जबान पे कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रियंका गांधी मेरी नेता है, राहुल गांधी सबके नेता हैं, प्रियंका जी के भी नेता हैं, मेरे भी नेता हैं, सबके नेता हैं। तो ये विवाद जो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, दोनों को कमान नहीं मिलेगी ना, प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा, कमान तो एक ही बनेगी। रिश्ता है, भाई बहन है। हाँ, अटूट रिश्ता है। हाँ, तो आपके तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? मैंने कब तोड़ने की? आपने कहते प्रियंका को बागडोर देनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं कहा था कि प्रियंका जी पे सवाल कर रहे थे। मैंने कहा था प्रियंका जी पे सवाल क्यों कर रहे हो, प्रियंका जी क्या प्रधानमंत्री हैं? हाँ, तो मैंने ये कहा था। नहीं, बनाओ उन्हें प्रधानमंत्री, फिर देखो जवाब कैसे देंगी। नहीं, बार बार ये आरोप लगता है ना कि परिवारवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस का मतलब गांधी है। अच्छा जी, ये किसी को गलतफहमी हो तो निकाल दे। आप यही मान रहे हैं? हाँ, कांग्रेस का मतलब गांधी है, वही एक सेंटर पॉइंट है जो सबको इकट्ठा कर सकता है। ये मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे या बाकी कोई ये सब नहीं चलेगा? मैंने कहा वो तो अध्यक्ष है हमारे, आदरणीय अध्यक्ष है हमारे, उनके उस पे थोड़ी कह रहा हूँ। जो कह रहे हैं कि परिवारवाद में गांधी का कह रहा हूँ। इसीलिए मतलब पीएम, जो सरकार जब भी आई, भविष्य में ऐसी कोई स्थिति आई, पीएम गांधी परिवार में से ही कोई बनेगा। ये तो फैसला पार्टी करेगी। देखिए मैं क्या बता सकता हूँ, ये फैसला मेरी औकात थोड़ी है बोलने की। दिग्विजय सिंह ने भी हाल ही में सीडब्ल्यूसी में कुछ बातें कही, कैसे लेते हैं आप उनको? मैं सीडब्ल्यूसी में तो हूँ नहीं, तो मुझे पता भी नहीं उनकी बातों को कैसे। दिग्विजय सिंह जी का मुझे इतना पता है कि दिग्विजय सिंह जी घोर आरएसएस विरोधी व्यक्ति है। अच्छा, मुझे इतना पता है। तो घोर आरएसएस विरोधी हैं, तो फिर उन्होंने आरएसएस की तारीफ कर दी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि देखिए ये आरएसएस संगठन है कि पैरों में बैठे आदमियों को प्रधानमंत्री बना देता है। आपने उस चश्मे से देखा, मैं दूसरे चश्मे से देखता हूँ। जैसे मैं देखता हूँ कि बीजेपी में चरण वंदना को महत्व मिलता है, वही तो कह रहे थे।
नहीं, वो तो तारीफ कर रहे थे। तो यही तो तारीफ कर रहे थे कि जो चरणों में ऐसा बैठा हुआ है, संगठन होना चाहिए। जो चरणों में बैठे हुए को ऊपर बैठा दे, जो चरण वंदना करे वही आगे जाएगा। अच्छा, आपने उस चश्मे से देखा, दिग्विजय सिंह किसी और चश्मे से कह रहे थे। नहीं, मुझे नहीं पता, उन्होंने मैं तो समझता हूँ घोर आरएसएस विरोधी है, उन्होंने भी इसी चश्मे से देखा है। मोदी जी ने कुछ तो अच्छे काम किए होंगे, नरेंद्र मोदी ने कुछ तो अच्छे काम किए होंगे, तो जनता ने तीसरी बार चुन लिया। सोचना पड़ेगा, कुछ सोच समझ में नहीं आता। कमाल कर रहे हैं आप। हाँ क्या बात कर रहे हो? हाँ, अभी तो इतनी उम्र ही नहीं होगी, जल्दी बोलने की बीमारी हो जाए। कुछ सोचना पड़ेगा ना, कौन सा अच्छा काम है, कुछ और एक भी नहीं किया। समझ में तो आता नहीं। और मनमोहन सिंह सिर्फ ना मनमोहन सिंह जी ने तो मनरेगा दे करके गरीबों क्या के घर बात में है, रोशनी तुरंत याद आ गया आपको? हम्म। मनमोहन सिंह जी का तुरंत याद आ गया। हाँ, तो मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी ने 2009 के अंदर जब पूरा विश्व डूब रहा था, उस वक्त हिंदुस्तान को तिरा कर ले गए, वो मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह जी क्या बात करें, मनमोहन सिंह जी वो थे जिन्होंने 135 डॉलर पर बैरल के ऊपर तेल इसी रेट पे बेच दिया था जो ये $35 पर बैरल पर बेच रहे हैं। बांग्लादेश में बहुत बुरा हो रहा है सर, जुल्म, बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन हम आप खामोश आवाज क्यों नहीं उठाते? मैं तो आवाज उठा रहा हूं, जिसको आवाज उठानी चाहिए वो खामोश हैं। क्यों, क्या क्या हो गया? क्या कर रहा, अभी तेल बेच रहे हैं बांग्लादेश को। नहीं, जनवरी 25 से डिप्लोमेसी से बातचीत जनवरी 26 से दिसंबर 26 तक, यानी एक साल के अंदर 18,000 टन तेल जो है भारत डीजल उसको देगा। अच्छा, बांग्लादेश को नहीं देना बिजली नहीं देना चाहिए। तेल लेंगे तो सद्बुद्धि आ जाए, नहीं देना चाहिए, रोक देना चाहिए। बिल्कुल। जब तक आप एक बात बताइए, बांग्लादेश जैसा मुल्क जो हमारे बिना हिल भी नहीं सकता है, कहां से लाएगा वो बिजली? आसमान में से लाएगा क्या? अभी कोई ऐसी टेक्निक तो आई नहीं कि सीधी चाइना से और अमेरिका से बिजली जुड़ जाएगी उसकी। जाएगी तो यहीं से। शेख हसीना भारत में, तो भारत ने उनको शरण दी है, ठीक किया। देखिए, शेख हसीना के साथ जो कुछ वहां पर हुआ और जो आज वहां पर हो रहा है, वो शेख हसीना के अबदस्त होने की वजह से ही हो रहा है। तो मतलब रहमान को अपन ने क्या किया है, भाई रहमान को नहीं खेलने देंगे, बाकी सब ठीक है। हाँ, रहमान को नहीं खेलने देंगे क्योंकि वो शाहरुख खान ले आया था। हैं, बीसीसीआई आपने तो कह दिया शाहरुख खान देश का हीरो है। सुनिए ना, हाँ है हीरो, इनके कहने से थोड़ी हीरो हो जाएगा वो। ये जो बोल रहे हैं शाहरुख खान है, वो पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन करता है, लेकिन बीसीसीआई से नहीं पूछेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ क्यों खेली। हैं, इतनी औकात उसकी नहीं है कि वो पूछ ले बीसीसीआई से कि पाकिस्तान के साथ क्यों खेले तुम। आप खाते क्या हो? कड़वा रोटी, कड़वा बहुत बोलते हो। दाल रोटी। बीजेपी को अच्छा नहीं लगता, सरकार को अच्छा नहीं लगता? नहीं, दाल रोटी। ऐसा क्या? मैं तो बिल्कुल सादा खाना खाता हूँ, हाँ, शुद्ध शाकाहारी। फिर इतनी कड़वी बातें क्यों? कड़वी कहा, मैं तो सही बात बोल रहा हूँ। शाहरुख खान के ऊपर सवाल बीजेपी कहती है इमरान मसूद बहुत कड़वा बोलते हैं। शाहरुख खान के ऊपर सवाल उठा रहे हो, हैं, उसके ऊपर सवाल उठाओ ना बीसीसीआई के ऊपर कि उसने पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेला, ऑपरेशन सिंदूर के चलते हुए खेल दिया, उसके ऊपर नहीं उठाओगे सवाल। देश का माहौल कैसा है? हैं? देश का माहौल कैसा है? देश का माहौल देख नहीं रहे आप? हर वक्त हिंदू मुस्लिम नफरत, हर वक्त यही बातें होती हैं। लोग परेशान हैं। हाँ, परेशान हैं। तो अगली बार तो सरकार आएगी नहीं बीजेपी? देखिए, अल्लाह करे बेहतर हो। आपको लग रहा है? हाँ, बिल्कुल लग रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं कोई नाराजगी हो जाएगी आपके चक्कर में? नहीं, क्यों? आपने लकीर खींच दी ना? हाँ, नहीं, मैंने कोई लकीर नहीं खींची, मैं तो अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैंने क्या लकीर खींची? ऐसा? तो उम्मीद करते हैं कि इस बार यूपी में सरकार बन जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले कहीं को खेल ना हो जाए। अब पता नहीं, खेल का तो नहीं पता। हम तो देखो ना, तो इतनी राजनीति जानता मैं तो सीधा आदमी हूँ, अपना कमाल कर रहे हो आप। मतलब सपा में आप, रह लिए बसपा में आप, सारी राजनीतिक पार्टियों के हर राजनीतिक घाट का पानी पीते हुए कांग्रेस में आ गए। खेल कोई खेलते नहीं, मेरे तजर्बे से सबक आप खेलते नहीं हो। मेरे तजर्बे और राजनीति के छक्के चौके आप लगातार मारते आ रहे हो कई सालों से। अगर राजनीति साहब मुझे आती नहीं, इतना मासूम तो नहीं है इमरान मसूद। नहीं, मैं तो इतना ही सीधा आदमी, बिल्कुल सीधा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल एकदम। क्या बात कर रहे हो? अरे, राजनीति में कोई ऐसे बोलता है कि सीधे होते तो समाजवादी पार्टी को पसीना थोड़ी आ रहा हो, तो परेशान थोड़ी होते। नहीं, मुझसे क्यों परेशान है? मैं तो उनके लिए कुछ नहीं कहा, मुझसे क्यों परेशान है? ऐसा? हाँ, मुझसे क्यों परेशान है? मैं तो अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं केवल कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, मैं तो किसी को कुछ कह नहीं रहा। मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, और वो मेरा अधिकार है कि मैं अपनी पार्टी को मजबूत करूँ। वो आपका अधिकार है। तो सरकार इस बार बन जाएगी यूपी में इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया मसूद साहब, आपने हमसे बातचीत। थैंक यू।